ठीक है, यानी प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज किया, स्ट्रिंग में हमने लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर और फुल कॉलन साथ में लगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द नंबर फॉर वेरिएबल ए, या इंटर फर्स्ट नंबर, जिस तरह भी आप डबल कोट्स के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखेंगे वैसे ही सेम इसी तरह वो प्रिंट हो जाएगा, इंटर द फर्स्ट नंबर फुल कॉलन। अभी 5 हमने इंटर करना है, तो जब हम 5 कीबोर्ड से इंटर कर रहे हैं तो वो किस चीज की मदद से कर रहे हैं, वो scanf की मदद से कर रहे हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अस, फ्रॉम द कीबोर्ड, फ्रॉम द यूजर, यानी ये यूजर से अभी इनपुट ले रहा है। तो इनपुट लेने का तरीकेकार क्या है, हमने scanf फंक्शन यूज करना है, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर अभी एक वेरिएबल के हमने हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं, तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हमने, जो कि इंटीजर के लिए, इंटीजर, ठीक है, साबित नंबर यानी होल नंबर हमने इंटर करना है। %d कामा और %a, ये वो वेरिएबल है जो हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन किया हुआ है प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस a में हम वैल्यू इंटर करते हैं, जब हम यहाँ पे वैल्यू इंटर कर लेते हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये वैल्यू चेक कर लेता है कि ये इसका जो डेटा टाइप है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। यानी %d हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज इंटर करनी है, ठीक है। अभी वैल्यू इंटर हो गई 5, ठीक है। ये कहाँ से आया, इंटर द सेकेंड नंबर। हाँ, ये अगर आप इस प्रोग्राम को देखो, ये देखो हमने 3 वेरिएबल्स को डिफाइन किया, 1 2 और 3, ए बी सी, और इसका डेटा टाइप रखा हमने इंटीजर। फिर हमने कहा प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये प्रिंट हो गया। scanf %d एंड %a, यानी उसने a के लिए हमसे वैल्यू ले ली, हमने वैल्यू इंटर कर दी। फिर दूसरा प्रिंट एफ यानी प्रिंट करेगा ये इंटर द सेकेंड नंबर फुल कॉलन, ये देखो आउटपुट में इंटर द सेकेंड नंबर फुल कॉलन। अभी ये हमने इंटर करना है, तो इस 8 के लिए ये जो एंट्री है वो हमसे मांग रहा है, इसके लिए हमने दोबारा scanf फंक्शन यूज करना है, और b के लिए हमने वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों वैल्यू हम इकट्ठे भी ले सकते हैं, यानी एक ही फंक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। 2 दफा %d लिखेंगे और 2 दफा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखेंगे, a और b, तो दोनों के लिए वो इकट्ठे ही वैल्यू ले लेगा। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले उससे मांगा वैल्यू, फिर दोबारा उससे, यानी स्क्रीन पर आपने कहा कि इंटर द सेकेंड नंबर, और आपने दूसरी वैल्यू इंटर कर दी। अभी ये दोनों वैल्यूज इंटर हो गई, a और b की वैल्यूज इंटर हो गई। एक को हमने दे दी वैल्यू 5 और b को हमने दे दी वैल्यू 8, तो 5 और 8 प्लस हो गया, क्या आता है 12 आंसर आता है, जो कि C में स्टोर हो गया, और C को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जो भी हम चीज़, जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको लाजिम डिक्लेयर या डिफाइन करना है इस तरह, उसका डेटा टाइप और उस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने डिक्लेयर की हुई हैं, और इस फार्मूले में ये तीनों चीज़ें, यानी ये दोनों वैल्यूज पुट हो जाएंगी और ऐड हो जाएंगी और असाइन हो जाएगी, यानी इसको ये वैल्यू दे दी जाएगी, सी को वो आंसर दे दिया जाएगा, यानी सी में अभी आंसर सेव्ड है। और क्या आंसर है, 5 + 8 = 12, तो 12 सी में सेव हो गया। अभी सी को हमने प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज किया, और हमने कहा कि हमें इस तरह प्रिंट दिखाई दे, the sum is %d और कामा c, यानी c में जो वैल्यू स्टोर है, जो सेव्ड वैल्यू है, वो इस %d की जगह पे लगाओ, यानी %d उसका वो चेक करेगा, क्या डेटा टाइप चेक करेगा, फॉर्मेट चेक करेगा कि सही है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखो कैसे प्रिंट हो गई, the sum is 13, 8 + 5 = 13 आ गया, ठीक है। तो
इस तरह हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरह यूज करते हैं। प्रिंट एफ और स्कैन एफ बहुत कॉमनली यूज होते हैं हर प्रोग्राम में। तकरीबन हमने स्क्रीन पर काम करना होता है, हमने कुछ आंसर शो करना होता है, हमने कुछ टेक्स्ट शो करना होता है, ठीक है, हमने कुछ इनपुट लेना होता है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरह प्रोग्राम लिखते हैं और फिर इसको रन करने के बाद हमें ये आउटपुट मिलता है। पहला लाइन प्रिंट हो जाता है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर हम नंबर को एंटर करते हैं, फिर दूसरा लाइन प्रिंट हो गया एंटर द सेकंड नंबर, और फिर हमने दूसरा नंबर एंटर कर दिया। तो फिर हमें वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देता है कि आपने जो नंबर्स एंटर किए उन दोनों को हमने ऐड किया और उसका आंसर ये आया, जिस तरह हमने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में क्लियर हो गया कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉपिक हमने ये पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मींस टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स बन जाते हैं तब जब हम इसको टर्मिनेट कर लेते हैं सेमीकोलन की मदद से। सो दिस सेमीकोलन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, which is very important because if you don't, if you forget to enter, then the program will give you error message and your program won't run। ठीक है, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम में एरर आपको शो करेगा कि आप ये भूल गए हो, यू हैव मिस्ड द सेमीकोलन, या यू हैव मिस्ड द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, या दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू एंटर। ठीक है, यानी हम कंपाइलर आपसे पूछता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये चीज एंटर करो। तो ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के आखिर में, इसीलिए इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। इसको सेमीकोलन बोलते हैं जो कि स्टेटमेंट के आखिर में हम लगाते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स द कंपाइलर दैट द स्टेटमेंट एंड्स हियर। ये कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अगर उसको टर्मिनेटर नहीं मिलता तो वो बोलता है कि आपका स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो उसको फुली फंक्शनल, फुली ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हो सेमीकोलन लिखना तो ये आपको एरर मैसेज देता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड द प्रोग्राम विल नॉट बी कंपाइल्ड। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो हम अभी तक पढ़ते थे %d, %f और %c टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड। जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं %d, ये एक कंप्यूटर कोड बनाया गया है जो कि हमें बताता है, दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप के बारे में बताता है। ठीक है, सो दिस %d इज यूज फॉर द डेटा टाइप इंटीजर। हमारे पास 3 डेटा टाइप्स हैं। द वन इज कॉल्ड integer, the other one is called float, FLOAT, and the third one is called character, and it is written as CHAR। ठीक है, तो इंटीजर के लिए हमारे पास %d यूज होता है, फ्लोट के लिए हमारे पास %f यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड करेक्टर डेटा टाइप के लिए हमारे पास %c यूज होता है प्रोग्राम में। ठीक है, सो दिस इज यूज टू चेक द डेटा टाइप फील्ड विड्थ, यानी चौड़ाई हम कह सकते हैं, और यानी उसका साइज, के इस डेटा टाइप का साइज हमने, अगर आपको याद हो तो हमने डेटा टाइप के टॉपिक में पढ़ा था कि कितनी साइज के नंबर्स ये डेटा टाइप ले सकता है, यानी यूज कर सकता है।
शो कर सकता है, ठीक है। वो टेबल्स हमने शो किए हुए थे कि ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है अपने मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। तो हर किस्म, हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्पेस रिक्वायर्ड होती है और उसकी विड्थ चेक होती है। और ये कौन चेक करता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करता है, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए और %c कॉमनली यूज होते हैं करेक्टर के लिए, ठीक है। फील्ड विथ के अलावा एंड द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड आर रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। हम अगर कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या हम अगर कोई वैल्यू कीबोर्ड के जरिए गेट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये दोनों टाइम्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर उस वैल्यू की डेटा टाइप, फील्ड विथ एंड फॉर्मेट चेक करती है, जिसके मुताबिक वो वैल्यू प्रिंट होती है और वो वैल्यू इंटर होती है, ठीक है। तो अगर फॉर्मेट के मुताबिक हम वैल्यू इंटर ना करें तो वो हमें एरर मैसेज देता है, ठीक है। A list of commonly used format specifiers is given below. Look at the list. The first one is %d, which is used for normal decimal integer, ठीक है। %i भी हमारे पास बाज़ औक़ात यूज होता है, which is called short integer, और ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है वो डेटा टाइप में कि शॉर्ट इंटीजर क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर क्या होता है, ठीक है। The next one is used for LD, %LD, long integer. Long integer के लिए भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज होते हैं। लेकिन ये जो तीन है %d, %f एंड %c, these are commonly used format specifiers, ठीक है, जो कि हमारे पास तीन मेन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। तो उनके लिए हमारे पास ये तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कॉमनली यूज होते हैं। बाकी इन्हीं के एक्सटेंडेड टाइप्स हैं जो कि हमारे पास %i शॉर्ट इंटीजर के लिए होता है और %ld लॉन्ग इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास %e होता है जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी आपको क्लियर हो गया है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम किस तरह वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज द टॉपिक। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास तीन किस्म के हैं, %d है, %ld है और %i है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज होते हैं। कोई शॉर्ट इंटीजर होता है, कोई लॉन्ग इंटीजर होता है, कोई नॉर्मल डेसिमल इंटीजर होता है, ठीक है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इज यूज टू रीड or print a decimal integer, and the format specifier %ld is used with long integers, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरह हम इनको यूज करेंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ a, हमने 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए और फिर प्रिंटफ में लिखा कि इंटर द वैल्यू ऑफ a। हमारे आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह टेक्स्ट दिखाई देगा, इंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। फिर हमने वैल्यू इंटर करनी है और वो इस फंक्शन की मदद से इंटर करनी है, स्कैनफ। ए के लिए वैल्यू इंटर हो जाएगी और किस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से? %d के लिए, ठीक है। और फिर वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी, प्रिंट एफ a इज इक्वल टू %d। ए में जो वैल्यू हमने इंटर की वो हमें वो दिखा देगा, वो प्रिंट कर देगा, वो शो कर देगा %d की जगह पे, ठीक है। वो उसका फॉर्मेट चेक करेगा, वो उसका डेटा टाइप चेक करेगा, वो उसका फील्ड विथ चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटफ में हमने लिखा कि इंटर द वैल्यू ऑफ b, कि b की वैल्यू इंटर करो। तो कीबोर्ड की मदद से हम b के लिए वैल्यू इंटर करते हैं और हमने यहाँ पे %i मेंशन कर दिया शॉर्ट इंटीजर के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास प्रिंटफ हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी b इज इक्वल टू %i, यानी वो %i जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट इसका चेक करेगा, फील्ड विथ चेक करेगा और जिसके मुताबिक हम उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रिंटफ में हम लिखते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ c, करेक्टर के लिए वैल्यू इंटर करो, ठीक है। सॉरी, c वेरिएबल के लिए वैल्यू इंटर करो, ठीक है। 2 वैल्यूज हमने इंटर कर ली, तीसरी वैल्यू भी वो मांग रहा है। तो स्कैनफ %i, तो वो भी %i हम इंटर कर लेंगे
और फिर printf में लिखते हैं कि the decimal value of c is equal to %d। ठीक है, इसका आउटपुट अगर यहाँ पे शो किया है तो ये देखें, इंटर द वैल्यू ऑफ a पहले प्रिंट हुआ, हमने scanf की मदद से वैल्यू इंटर की जो 3 इंटर किया। ठीक है, फिर दोबारा उसने प्रिंट कर दिया a इज इक्वल टू 3 इस printf की मदद से। ठीक है, a इज इक्वल टू %d की जगह उसने वो वैल्यू इंटर कर ली जो हमने कीबोर्ड के जरिए उसको दे दी। ठीक है, नेक्स्ट printf इंटर द वैल्यू ऑफ b प्रिंट हो जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ b, फिर हम b की वैल्यू हमने 12 इंटर की। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 12 इंटर हो गया। और फिर नेक्स्ट printf में हमने लिखा था कि इंटर द वैल्यू ऑफ c, और scanf की मदद से हमने 16 इंटर किया, तो उसने शो किया नेक्स्ट printf की मदद से द डेसिमल वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 16। जैसे ये printf है, द डेसिमल वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 16, क्योंकि हमने यहाँ पे 16 इंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर था जो कि %d, %ld और %i यूज होता है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमारे पास अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज होते हैं, जिनमें दो है, एक को %f कहते हैं और दूसरे को %e कहते हैं। ठीक है, तो %f जो है वो रीड करता है, यूज टू रीड एंड प्रिंट, रीड और प्रिंट दोनों करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन डेसिमल नोटेशन विद अ प्रिसिशन ऑफ 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये याद रखिएगा कि अगर हम इस तरह की वैल्यू इंटर करते हैं 5 पॉइंट समथिंग, तो ये हमें वैल्यू किस तरह प्रिंट करेगा, 6 डिजिट्स प्रिसिशन में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी 5.30000, ये 6 डिजिट्स तक ये शो करता है, जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में यूज किया है। फ्लोट एक्स वाई 3.55 एक्स की वैल्यू हमने दे दी और प्रिंट कर ली है हमने एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू %f अगर हमने यूज किया तो वो क्या करता है, वो इस तरह एक्स की वैल्यू इस तरह प्रिंट करेगा 3.55 1 2 3 4 5 6 6 प्रिसिशन वैल्यूज तक वो इस तरह हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस लगा ले वो सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम इस तरह लिखते हैं कि हमने वैल्यू y की वैल्यू ये असाइन की है 144.36, तो अगर हम y की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वो %d हमने शो किया, %e इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें किस तरह प्रेजेंट करेगी, ये देखिए 1.443600 e प्लस 002, यानी ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह शो करती है, e को इसको इंक्लूड कर लेती है। ये वो सेम उसी तरह है जब हम किसी भी नंबर के साथ 10⁻⁴ समथिंग लगाते हैं, उसको शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू %e के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को जाहिर करती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, वो इस तरह का %e हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं और वो हमारे लिए आउटपुट रीड और इनपुट के लिए, यानी गेट करने के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। ठीक है, next is the character format specifier which is called %c। हमने देखा %d जो कि इंटीजर के लिए था एंड %f जो कि फ्लोट के लिए था, यानी डेसिमल पॉइंट जिसमें यूज होता है, फ्रैक्शन पार्ट भी होता है उसमें, यानी इशारिया जिस नंबर में यूज होता है उसके लिए %f वो यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इंटीजर के लिए हमारे पास %d यूज होता है। अभी करेक्टर के लिए हमारे पास %c यूज होता है। करेक्टर चूंकि हमारा डेटा टाइप होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यूज होते हैं, जैसे हमारे नेम हो गए
हमारे एड्रेसेस हो गए, इस तरह की डेटा को कैरेक्टर डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये %C जो यूज होता है ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। सिंगल कैरेक्टर को एंटर करना हो या सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम %C यूज करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में शो किया है। ये एक प्रोग्राम है, हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया ch1 और ch2। ठीक है, और इसका डेटा टाइप हमने रखा कैरेक्टर char। ठीक है, प्रिंट एफ हमने यूज किया, हम कहते हैं कि इंटर टू कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमा कॉलन। ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा इंटर टू कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमा फुल कॉलन यहां तक। ठीक है, हमने ये दोनों एंटर करने हैं कीबोर्ड से इस फंक्शन की मदद से, scanf की मदद से। दो दफा हमने %C यूज किया क्योंकि दो लेटर्स मांग रहा है, दो कैरेक्टर्स मांग रहा है, तो हमने दो दफा क्या एंटर किया, हमने एंटर किया %C यानी दो दफा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैरेक्टर के लिए मेंशन किया हमने, क्योंकि दो वेरिएबल्स हमने यूज करने हैं, दो वैल्यूज उसने लेनी है। ये सेपरेट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो एक एक करके, और दोनों इकट्ठे भी लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए इन्होंने इकट्ठे कर लिया, यानी दो स्टेटमेंट्स की जगह इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में ये काम खत्म किया। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज, दो कैरेक्टर्स हमने एंटर किए, एक ए कामा बी। ये कामा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने कामा मेंशन किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान कामा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो कुछ भी आप मेंशन करते हो, इक्वल मेंशन करते हो, स्पेस मेंशन करते हो, तो वही आपने कीबोर्ड के जरिए भी इंटर करना है। पहला %C में आपने ए इंटर किया, फिर उसके बाद कामा है आपने कामा लगाया, और फिर दूसरे वेरिएबल में आपने %C यानी दूसरा कैरेक्टर इंटर किया, बी अल्फाबेट हमने इंटर किया। तो ये दोनों हमने इंटर कर लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बताता है कि द टाइप्ड कैरेक्टर्स आर %C एंड %C। पहले वेरिएबल में क्या इंटर हुआ और दूसरे वेरिएबल में क्या इंटर हुआ। पहला वेरिएबल पहले के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसकी जगह पे वो वैल्यूज इंटर कर लेगा जो हम कीबोर्ड से उसको दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रिंट हो जाएगा द टाइप्ड कैरेक्टर्स आर %C की जगह, पहले %C की जगह हमने ए एंटर किया, और दूसरे %एंड के बाद दूसरे %C की जगह हमने ch2 में बी एंटर किया, तो उसने इस तरह प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे डॉट भी है तो उसने डॉट भी लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो वो वहीं पे आपको वो आउटपुट उसी तरह का देगा। अभी ये /n हमने यूज किया है एस्केप सीक्वेंस। अगर ये यूज नहीं करोगे तो ये द टाइप्ड कैरेक्टर, ये जो प्रिंट होगा ये यहाँ से शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको नहीं बताया कि ये न्यू लाइन में मुझे करके दे दो। समझ आ रही है बात की। ये /n जो है ये न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम एस्केप सीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे। एस्केप सीक्वेंस /n जो है वो न्यू लाइन के लिए जो आपको आउटपुट है वो न्यू लाइन में आपको प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए। उम्मीद है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हर डेटा टाइप के लिए उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप का लफ्जी मानी जो है वो है हट जाना, भागना, दूर होना। ठीक है, तो यानी ये एक हमारे पास सीक्वेंस होता है तो हम वो सीक्वेंस से हट के कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो उसको इसीलिए एस्केप सीक्वेंस का नाम दिया गया है, यानी उस सीक्वेंस जो है उससे हट के थोड़ा। अभी सीक्वेंस ये था कि इस तरह सीक्वेंस था कि यहाँ से प्रिंट करो, यहाँ तक खत्म हो गया तो यहाँ से और बाकी प्रिंट करो, लेकिन हमने उसको बता दिया कि नहीं, तुमने यहाँ से प्रिंट नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना है, न्यू लाइन से प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये एस्केप कर दिया हमने उस सीक्वेंस से।
एस्केप सीक्वेंस हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह उसमें स्लैश यूज होता है और उसके साथ एक कैरेक्टर यूज होता है, तो उसको स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। Used in C language to control printing on the output device are called escape sequence. Control printing, ये देखो ये प्रिंट हमने कंट्रोल किया ना, प्रिंट हमारे पास वैसे इधर आना था लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया और हमने उसको बताया कि आपने नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना है, तो ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। टू कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइस आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस। क्लियर है, ये डेफिनेशन है इसकी कि स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू कंट्रोल printing on the output device are called escape sequences. These characters are not printed. आप देखो हमने यहाँ पे स्लैश एन यूज किया, डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये खुद यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए। एंटर से पहले स्लैश एन भी यूज किया था हमने, लेकिन ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होते, लेकिन ये अपना काम कर देते हैं, जो इसका अपना काम है। These characters are not printed. These are used inside the control string. ये कंट्रोल स्ट्रिंग कहलाता है, जो प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर होता है, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग होता कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, एक को टेक्स्ट बोलते हैं, एक को एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं और एक को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने कल पढ़ा था कि कंट्रोल स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं। तो ये खुद प्रिंट नहीं होते और अपना काम कर देते हैं। एन एस्केप सीक्वेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश इस तरह की स्लैश होती है ये, और उसके साथ एक करेक्टर होता है। कोई भी करेक्टर जो होता है वो हर एक करेक्टर की डिफरेंट मीनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेबल को देखो तो ये एस्केप सीक्वेंस जो है स्लैश ए, बैकस्लैश ए, ये करता है क्या काम, प्रोड्यूसेस अलर्ट बेल साउंड। ये आप जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बेल साउंड सुनाई देगा, ये उसके लिए यूज होता है। अगर आपने इस प्रिंट एफ में यहाँ पे कहीं भी स्लैश ए यूज किया तो आपको यहाँ पे वो क्या करता है, बेल साउंड सुनाता है। ठीक है, अलर्ट बेल साउंड। स्लैश बी किसके लिए यूज होता है, मूव्स कर्सर बैकवर्ड बाय वन पोजीशन। अभी जब आप आउटपुट पे आ जाते हो तो कर्सर आपका इधर होता है। ठीक है, तो ये स्लैश बी क्या करता है, ये बैकवर्ड जाता है और कर्सर को यहाँ पे ले आता है, एक पोजीशन कर्सर को बैकवर्ड पे ले जाता है। और स्लैश एन हमने देखा कि वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन के लिए, मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। स्लैश आर जो है हमारे पास, मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। ये लाइन है, यहाँ पे कर्सर है तो ये इसके बिगिनिंग में ले आता है कर्सर को। ठीक है, स्लैश टी होता है टैब के लिए। टैब हमारे पास एक 8 कैरेक्टर का स्पेस होता है इतना। ठीक है, तो मूव्स कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर पोजीशन, यानी 8 कैरेक्टर्स वो जंप कर देता है, यहाँ पे आ जाता है। अगर कर्सर यहाँ पे है तो अगर स्लैश टी उसको मिला तो वो स्लैश टी अपना काम कर देता है, वो कर्सर को एक टेब आगे कर लेता है। डबल स्लैश एक एस्केप सीक्वेंस है जो हमारे पास एक बैक स्लैश को प्रिंट करता है, एक बैक स्लैश को, यानी ये स्लैश ये एक स्लैश, तो ये एस्केप सीक्वेंस का हिस्सा है जिस तरह ये इसमें भी है, और टी, और ये दो डबल स्लैश अगर हम लगाते हैं तो ये एक स्लैश को प्रिंट कर देता है। अगर हम इस प्रिंट एफ में यहाँ पे डबल स्लैश यूज करें तो ये क्या करेगा, सिंगल स्लैश को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बाज़ औक़ात हमारे हम यूज करते हैं इस तरह के प्रिंट आउट हासिल करने के लिए जिसमें स्लैश यूज होते हैं, तो वो इसके इस काम के लिए ये डबल स्लैश यूज होता है। डबल स्लैश और सिंगल कोट, तो ये क्या करता है, ये सिंगल कोट को प्रेजेंट करता है। डबल स्लैश एक सिंगल स्लैश जो है ये एस्केप सीक्वेंस का हिस्सा है, और अगर हमने उसके साथ सिंगल कोट लगाया तो ये क्या करता है, ये सिंगल कोट को प्रिंट करता है। अगर हम इस प्रिंट एफ में यहाँ पे सिंगल कोट इस तरह
लिख लेते हैं तो ये इस printf में यहाँ पे क्या करेगा, एक सिंगल कोट इस तरह प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास स्लैश डबल कोट्स, तो ये डबल कोट्स को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं, हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसको, ये एस्केप सीक्वेंसेस हमें वो अपना काम करता है, कंट्रोल करता है हमारे आउटपुट को, हम जो भी मांगते हैं। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास इस काम के लिए यूज़ होते हैं। हर एक एस्केप सीक्वेंस और उसका काम, उसकी मीनिंग यानी उसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन, एस्केप सीक्वेंसेस और एस्केप सीक्वेंस की एग्जांपल। अगर आप ये प्रोग्राम देखो तो ये सारा प्रोग्राम आपको बताता है कि ये किस तरह, ये देखो रिंग्स बेल 3 टाइम्स, क्योंकि हमने 3 टाइम्स स्लैश ए यूज़ किया।